नमस्कार। वक्त बड़ी बहस का है। मैं हूं राजेश कुमार। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की करीब आती तारीख के बीच अब मुकाबला आमने सामने का हो गया है। एक तरफ बीजेपी की तरफ से तय कर दिया गया है कि योगी आदित्यनाथ चुनाव की कमान संभालेंगे, दूसरी तरफ विपक्ष के सामने बीजेपी का दुर्ग भेदने का चैलेंज है। तो बीजेपी को इस बार पिछली बार के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन करना होगा। जाहिर है चुनाव करीब आते आते उत्तर प्रदेश में मामला टाइट हो चला है, क्योंकि इस बार पूरे के पूरे विपक्ष की फाइट योगी आदित्यनाथ से होने वाली है। ऐसे में बीजेपी ने तो अपनी रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी है। सबसे पहले लखनऊ में बीजेपी की बैठक का दौर जो है वो शुरू हुआ है। लगातार बैठकों के बाद यह तय किया गया कि प्रदेश में बीजेपी योगी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस के जाने माने नेता रह चुके जितिन प्रसाद आज कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। तो साथ ही बीजेपी अपने विधायकों का रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रही है, जिसके आधार पर 2022 में टिकट दिए जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने कितनी तैयारी की है और विपक्ष 2022 के चुनाव में खुद को कहां देखता है, ऐसे तमाम सवाल होंगे जिनके जवाब आज की चर्चा में हम तलाशेंगे। हमारे साथ एक वरिष्ठ पैनल अब से कुछ देर में होगा, उनसे हम जानेंगे कि आखिर क्या आगे की तैयारियां की जा रही हैं। चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने खुद को चुनावी मोड पर लाके चुनाव प्रचार और चुनाव के लिए जो है रणनीति बनानी शुरू कर दी है, 2022 को जीतने की तैयारी शुरू कर दी है। और भारतीय जनता पार्टी का रुख साफ है कि वो किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन विपक्षी दलों की क्या तैयारियां हैं, इसको हम समझने की आज कोशिश करेंगे कि आखिर विपक्ष खुद को कहां देख रहा है 2022 के चुनाव में। क्योंकि चुनाव से पहले अब दल बदलने का खेल भी शुरू हो चुका है। जितिन प्रसाद कांग्रेस के युवा चेहरा, वो भारतीय जनता पार्टी में जो राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं, आज उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। यह एक बड़ा झटका है कांग्रेस के लिए। ऐसे में आज हम समझेंगे कि कांग्रेस को कितना बड़ा नुकसान हुआ है और क्यों कांग्रेस संगठन के लोगों को संगठित नहीं रख पा रही है, एकजुट नहीं रख पा रही है। और कहीं भी हमने देखा चुनाव से पहले उनके कई दिग्गज जो हैं वो पार्टी का साथ छोड़ देते हैं। और आखिर क्यों कहा जितिन प्रसाद ने कि बीजेपी देश हित का सोचती है, जबकि कांग्रेस पार्टी विशेष का, उन्होंने सीधा नाम तो नहीं लिया लेकिन उनका निशाना सीधा कांग्रेस पर ही था कि वो व्यक्ति विशेष के बारे में सोचते हैं। तो हम इसका भी विश्लेषण करेंगे और ये जानेंगे कि 2022 की चुनौतियां क्या हैं, कौन सी पार्टी खुद को कहां देखती है। चुनाव में आम आदमी पार्टी जो है वो भी चूंकि इस बार किस्मत आजमाएगी, और आपकी तैयारी क्या है वो भी हम जानते हैं। ग्राफिक्स के जरिए आप लगातार पार्टी को मजबूत करने में जुटी हुई है आम आदमी पार्टी। बड़े पैमाने पर लोगों को आम आदमी पार्टी में शामिल कराया जा रहा है और आम आदमी पार्टी लगातार राज्य सरकार पर हमलावर है। चुनाव में आम आदमी पार्टी दिल्ली मॉडल को खपाने की पूरी कोशिश कर रही है। स्वास्थ्य और शिक्षा के मुद्दे पर आप राज्य सरकार को घेर रही है और दिल्ली मॉडल का जिक्र किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी दिल्ली मॉडल लेकर आएंगे। और हमारे साथ एक वरिष्ठ पैनल इस वक्त जुड़ चुका है जिनसे हम चर्चा करेंगे। हमारे पास सूर्या मैथिल हैं जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, विवेक सिंह हैं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, अभिषेक वाजपेयी हैं प्रवक्ता कांग्रेस के, और प्रोफेसर एके सिंह हैं प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज की इस चर्चा में। सूर्य कुमार जी, मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगा। जिस तरीके की तैयारियां हो रही हैं, ठीक है, सूर्या जी तक अभी आवाज अगर नहीं जा पा रही तो मैं कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक के पास आऊंगा। अभिषेक जी, आज आपको एक बड़ा झटका लगा है, वो भी तब जब लगातार पार्टी प्रदेश में अपनी जड़ों को मजबूत कर रही है, अपने आप को साबित कर रही है, सरकार को घेर रही है। अब एक पुराने दिग्गज का, राहुल गांधी के करीबी का साथ छोड़ना एक बड़ा नुकसान हो सकता है उत्तर प्रदेश में आप लोगों को। नुकसान तो नहीं कहेंगे, ये बात जितिन प्रसाद जी को समझनी चाहिए थी कि कांग्रेस पार्टी ने उनको सब कुछ दिया, मान दिया, सम्मान दिया और लोगों की सेवा करने का अवसर प्रदान किया। उनको किसी भी प्रकार की हमारे पार्टी ने हमेशा अपने परिवार का सदस्य माना। और ऐसा नहीं है कि अगर एक परिवार के सदस्य के जाने से पूरा परिवार बिखर जाए तो ये भी नहीं कह सकते आप। क्योंकि बाकी लोगों की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने परिवार को संभाल करके रखे, और हम अपने परिवार को संभालेंगे। अगर हमने कहीं त्रुटि रह गई तो हम उस त्रुटि को दूर करेंगे ताकि हमारे लोग सम्मिलित होकर के कांग्रेस पार्टी को और आगे बढ़ाएं और लोगों की सेवा कर सके। हम सेवा भाव रखने वाले लोग हैं, लोगों की सेवा करने वाले लोग हैं। और अगर कोई व्यक्ति अगर साथ छोड़ना चाहता है तो मैं तो कहता हूं कि अभी भी समय है, वो तुरंत साथ छोड़ दे। कम से कम हमें ये तो पता चलेगा ना कि भीतरी घात करने वाले कितने लोग हैं, जो माया मोह में फंसने वाले लोग हैं वो कितने लोग हैं। तो हमें सेवा का मौका चाहिए, हम सेवा करते हैं और सेवा करते रहेंगे। एक दो लोगों के, चार लोगों के जाने से कांग्रेस पार्टी कमजोर नहीं होगी।
बल्कि हमने इस समय माननीय प्रियंका गांधी जी की अगुवाई में और माननीय अजय कुमार लल्लू जी की अगुवाई में ये तय किया गया है कि हम युवाओं को आगे बढ़ाएंगे। जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं उनके दिशा निर्देश लेंगे, उनको साथ में उनके आशीर्वाद को हम सम्मिलित करेंगे, कहाँ पे क्या कमी रह गई उनको दूर करेंगे, क्योंकि लेकिन अब हमारी पहुंच है। लेकिन अभिषेक, ये वक्त तो ऐसा था ना जब दूसरे पार्टियों के जो लोग हैं वो आप में यानी आप कांग्रेस में शामिल होने चाहिए थे, आपको संगठन को मजबूत करना था, लेकिन जो संगठन के लोग हैं वही साथ छोड़ रहे हैं, तो एक ये चिंता की बात तो है आप लोगों के लिए। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा, मैं बिल्कुल कहीं ना कहीं हमें जो त्रुटि रह गई है हम उनको दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं कोई चीज रही होगी जिसकी वजह से असंतुष्ट होकर के जितिन प्रसाद जी गए, लेकिन आने वाले दिनों में आपको दिखेगा कि जस्ट चुनाव से पहले कितने लोग आने वाले हैं कांग्रेस में, ये आपको आने वाले दिनों में दिख जाएगा। तो काफी सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग और बाकी जगह के लोग आने वाले हैं हमारे कांग्रेस पार्टी में, लेकिन अभी तक हम सिर्फ विचार विमर्श कर रहे हैं। ठीक है विवेक सिंह जी, समाजवादी पार्टी खुद को 2022 के चुनाव में कहां देखती है? क्योंकि हम देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं, बैठकों का दौर जारी है, मंथन जारी है, दूसरे लोगों को पार्टी में शामिल किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी कहां देखती है खुद को 2022 में? देखिए, समाजवादी पार्टी बराबर जो है काम कर रही है फील्ड में, क्योंकि प्रदेश में कोरोना जैसी महामारी इतनी भयावह स्थिति में थी। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर निकल करके लोगों की मदद करने का कार्य कर रहे थे। और रही बात एजेंडे की, तो समाजवादी पार्टी ने काम करके दिखाया है। पिछले सरकार में समाजवादी पार्टी ने जो काम किया है वही काम गिनाने के लिए बहुत है, लेकिन इस समय जरूरत है प्रदेश को के लोगों को साथ की, तो समाजवादी पार्टी इस समय लोगों के साथ खड़ी है। बहुत से लोग ऐसे रहे हैं कि जो अपनों से बिछुड़ गए हैं, उनके साथ जो त्रासदियां हुई हैं उनके साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है। पिछली बार जब पहली लहर आई थी तब भी कितने लोग पैदल चलते हुए मर गए, समाजवादी पार्टी ने उनको आर्थिक सहायता जाकर के उनके घर पर दे करके उनको मदद। इस समय प्रदेश को आवश्यकता है कि उनके साथ चल करके उनके दुख दर्द में हाथ बटाने की। इस समय भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे पे लगी हुई है कि हम उत्तर प्रदेश को बेच करके किसको किसको खरीद लें, कहाँ कैसी जुगाड़ कर लें, देश को कहाँ बेच लें। जब देश को आवश्यकता है, हम सब लोगों की आवश्यकता है, तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव में कूद जाती है। जब देश को आवश्यकता है कि हम उनके साथ खड़े हो, प्रदेश को आवश्यकता, तो पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कूद जाती है, वहां भी शर्मनाक हार होती है। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी को शर्म नहीं आती है। आज अभी आप देख रहे होंगे, माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने कहा कि ये जो परिवर्तन है ये लोगों का ख्याली पुलाव है। तो ये बताइए, ये जो बातें उठी हैं ये तो भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ नेतृत्व से उठी है। तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने कहा कि मोदी और योगी ख्याली पुलाव न पकाए, अभी उनके बस का नहीं है उत्तर प्रदेश। फिर माननीय शायद प्रधानमंत्री ने भी कहा हमारे फोटो को लगा करके अब चुनाव लड़ने का प्रयास आप लोग मत करिए। ये आपस में लड़ रहे, ये कौन सा एजेंडा है? यही अपने कुनबे को बचाने का बैठ के कर रहे हैं, और हम काम कर रहे हैं, हम लोगों के साथ खड़े हैं। ये अपने कुनबे की तो अभी आने दीजिए समय, एक वो भगदड़ मचेगी, क्योंकि 200 विधायक माननीय योगी आदित्यनाथ जी के विरोध में खड़े हैं। अभी वो भगदड़ मचेगी कि किसी पार्टियों में जगह। चलिए, वो तो देखना होगा, क्योंकि संगठन तो दावा कर रहा है कि एकजुट है पार्टी और एकजुट होकर ही चुनाव लड़ेगी। प्रोफेसर ए के सिंह, आम आदमी पार्टी खुद को इस चुनाव में कहां देख रही है? क्योंकि आप लोग भी लगातार यहां पे सरकार को घेर रहे हैं, संगठन को मजबूत कर रहे हैं, आप खुद को कहां देख रहे हैं? देखिए राजेश जी, दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, उस सरकार के कार्य को न सिर्फ इस देश में बल्कि विदेशों में भी सराहा जा रहा है। हमारी जो शिक्षा नीति है और धरातल पे जो काम किया है, जो हमारी स्वास्थ्य नीति है उस पर धरातल पे जो काम किया गया है, जो बुनियादी सुविधाएं हैं, बिजली, पानी, सड़क, और जो नागरिकों को लगभग 100 से ज्यादा ऐसी फैसिलिटीज जिनको डोर स्टेप डिलीवरी देने का काम किया जा रहा है, वो पूरे भारत में अद्वितीय है। आज तक किसी भी सरकार ने पूरे भारत के किसी भी स्टेट ने चाहे सेंटर ने ऐसी व्यवस्था लागू नहीं कर पाई। करने की छोड़ दो, इस व्यवस्थाओं को लागू करने की सोच नहीं पाई, दूरदर्शिता उसमें नहीं आ पाई। तो हमारी जो दिल्ली का मॉडल है, वो मॉडल
आदरणीय जो हमारे राज्यसभा सांसद हैं माननीय संजय सिंह जी के द्वारा, जो हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, हाँ। और लगातार उत्तर प्रदेश में वो उस मॉडल को लेकर के आ रहे हैं, रख रहे हैं। हम्म। वो मॉडल का विकल्प अभी तक न तो बीजेपी के पास है, न अन्य दलों के पास। साथ साथ जो शीर्ष नेतृत्व है अरविंद केजरीवाल का, जिस तरह से आईआईटी का पास हुआ, आईएएस क्लियर किया हुआ और सड़कों पे आंदोलन किया हुआ आदमी आज जो मुख्यमंत्री है, यानी आप ये कह रहे हैं कि जो दिल्ली मॉडल है उसको उत्तर प्रदेश में लाया जाएगा और उसके आधार पे मतदाताओं को अपने पाले में लाने की कोशिश की जाएगी। साथ साथ मतदाता जुड़ चुके हैं, लाने की कोशिश नहीं। आप चले जाओ स्कूलों में, कॉलेजों में, तो स्कूल के स्टूडेंट ये पूछते हैं वे दिल्ली का मॉडल जो जब दिल्ली में लागू हो सकता है तो ऐसा शिक्षा का मॉडल उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं? जनता प्रश्न पूछने लगी है। आज जो है चाहे कोई भी पार्टी हो, भाजपा तो छोड़ दो, पिछली पार्टियों का भी ले लो, तो उनके पास भी ऐसा कोई मॉडल नहीं है। और रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी की स्थिति मैं बता दूं कि अगर बीजेपी मजबूत होती तो कांग्रेस से तोड़ करके लाने के लोगों की जरूरत ना पड़ती। ये जिस तरह से जतिन प्रसाद को ले आए हैं, ये पूरा मैसेज है कि बीजेपी तार तार हो चुकी है। उस तार तार को जोड़ने के लिए ऐसे लोगों को ले आ रही जिनका कोई वजूद नहीं है। तो यही काम उन्होंने किरण बेदी को लाकर दिल्ली में किया था, दिल्ली में देख लिया क्या हाल हुआ। यही काम बंगाल में उन्होंने किया था, ममता की पार्टी से तोड़ करके जिनको लाए थे उनका क्या हश्र। ठीक है, इस पे सूर्या जी से जवाब लेते हैं। सूर्या जी, ये एक बड़ी बात कही है जो है अभी उत्तर प्रोफेसर साहब ने कि अपने लोग अब काम के नहीं, इसलिए दूसरे लोगों को लाया जा रहा है जिसपे उम्मीद है कि वो नैया पार लगाएंगे। राजेश भाई, बहुत सारी बातें मैं अभी सुन रहा था, चाहे वो विनय जी की हो, चाहे वो AK सिंह जी की हो, और चाहे वो अभिषेक वाजपेयी जी तो बहुत आगे चले गए। वो कह रहे थे कि अभी भगदड़ मचने वाली है। हाँ बिल्कुल, भगदड़ तो मचने वाली है अपना वाजपेयी जी, क्योंकि भगदड़ तो मची हुई है, वो मची हुई है अभी कांग्रेस के अंदर। कुछ दिन में समाजवादी पार्टी में बचेगी, बसपा में भी बचेगी, क्योंकि सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में फिर एक बार आएगी योगी सरकार और फिर होगी 300 पार। अभी बहुत सारी बातें हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र कर रहे थे, मैं उनको कुछ बातें याद दिलाना चाहता हूं। आपकी पिछली जो सरकार में आपने बहुत सारे आंकड़े बताए, अभी आंकड़े तो हालांकि नहीं बताए, ये बताया कि हमने बहुत काम किया। तो मैं सुना देता हूं कि इन्होंने क्या काम किया था पिछले समय में। जब 2012 से 2017 के बीच में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो उस समय में प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर थी, और वो बेरोजगारी दर थी 17.6% की। अभी न्यूज 18 इंडिया पे CMII की सर्वे रिपोर्ट छपी थी। उस सर्वे रिपोर्ट में लिखा है कि भारत के अंदर सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, जहां पर कि 26 करोड़ से ऊपर की जनसंख्या है, और 26 करोड़ से ऊपर की जनसंख्या के अंदर इस समय में जो बेरोजगारी दर है वो मात्र 6.9% है। और जिस समय में योगी सरकार ने कार्यभार संभाला था, उस समय प्रदेश को बीमारू प्रदेश कहा जाता था। जब समाजवादी पार्टी और बसपा के लोगों ने प्रदेश को बीमारू प्रदेश और लूट प्रदेश बना दिया था, गुंडा प्रदेश बना दिया था। उस समय में जो स्थिति थी, उस स्थिति को मैं बयान कर दूं आपको कि उस समय 17.6% बेरोजगारी दर थी, और अभी लॉकडाउन से पहले मार्च 2021 में सबसे न्यूनतम बेरोजगारी दर उत्तर प्रदेश में थी 4.1% की, जो बढ़कर 6.9% हुई है। और अभी जो हमारे आम आदमी पार्टी के जो मित्र हैं, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे दिल्ली के लिए कि दिल्ली के अंदर हमने ये किया, दिल्ली में वो किया, दिल्ली में फलाना किया, ढिमकाना किया, तो मैं इनको बताना चाहता हूं, दिल्ली के अंदर आज हर विधानसभा में, हर वार्ड के अंदर लोग पीने का पानी जो है वो खरीद के 20 रुपए कैन पी रहे हैं। मैं इनको बताना चाहता हूं, दिल्ली की सड़कें खस्ता हाल है। दिल्ली में जैसे ही बारिश होती है घुटने घुटने पानी भर जाता है। मैं इनको बताना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी के मेरे मित्र को जो स्कूलों की बात कर रहे थे, कॉलेजों की बात कर रहे थे, एक भी नया कॉलेज अरविंद केजरीवाल ने नहीं बनवाया 7 साल के अंदर। 16 हॉस्पिटल, ये कोरोना काल की दूसरी वेव में 16 हॉस्पिटल जो तैयार खड़े थे 2013 से लेकर 2019 तक, 4,500 बेड थे उनके अंदर, उनको इन्होंने इनॉग्रेट नहीं किया।
दिल्ली वालों को मरने दिया। ठीक है, केंद्र इस ने पे जवाब लेते हैं। पूरी एक मिनट पूरी बात मुझे कर लेने दीजिए। हाँ। दिल्ली के शॉर्ट में। ऊपर ये बार बार कह रहे थे कि मुझे इतनी ऑक्सीजन चाहिए, उतनी ऑक्सीजन चाहिए, और जैसे ही ऑक्सीजन ऑडिट का नाम आया उसके बाद छूटते ही उन्होंने कहा नहीं जी ऑक्सीजन तो पूरी है। मैं इनको एक बात और याद दिलाना चाहता हूं, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की जो नीति है मुस्लिम तुष्टीकरण की, कि हिंदुओं पे इनके मुस्लिम निगम पार्षद और विधायकों ने हमले किए, हत्याएं की, एसिड डाल डाल के आग लगाई, और उसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कितनी बेशर्मी से कोरोना काल के अंदर 112 डॉक्टरों ने जो है कोरोना के अंदर अपनी आहुति दी, उनमें से एक डॉक्टर, एक मुस्लिम डॉक्टर को 1 करोड़ रुपए का चेक देने ये बेशरम मुख्यमंत्री पहुंच गया। ये है दिल्ली का मॉडल। अरे योगी मॉडल की बात कीजिए, 1 लाख गांवों में 75 जिलों के अंदर जो कार्य किया था उसका उसकी जो गूंज है पूरे विश्व में फैली। WHO ने इतना बड़ा सर्टिफिकेट दिया है। आज उत्तर प्रदेश भारत के अंदर सबसे ज्यादा बढ़िया अर्थव्यवस्था का प्रदेश है। 2017 में 2 लाख करोड़ की इकोनॉमी थी, बजट था 2 लाख करोड़ का, आज 5.5 लाख करोड़ का बजट है। 10.90 लाख करोड़ की उस समय GDP थी 2017 के अंदर, आज बढ़कर 31,90,000 करोड़ की GDP हो गई है। क्या बात करते हैं आप लोग, लूट और खसोट की बात करते हैं। दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन ब्लैक किए हो आप लोग, और हमारे को योगी मॉडल की बात। एक मिनट अभिषेक कुछ कह रहे हैं। अभिषेक पहले आपकी टिप्पणी, उसके बाद प्रोफेसर साहब के पास जाऊंगा, चूंकि आपने आम आदमी पार्टी को निशाने पर लिया है, उनसे भी जानेंगे कि वो आप पे काउंटर कैसे करेंगे। लेकिन अभिषेक पहले आप कुछ टिप्पणी कर रहे हैं। देखिए हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में कहावत कहते हैं, सूद बोले चलनी क्या बोले उसमें 72 खेद। समाजवादी को, ये समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं, अपनी पार्टी को देखें। हमारे यहाँ माँ बहनों की इज्जत तार तार होती है, उसके बारे में ये कुछ नहीं बोल सकते हैं। खुलेआम युवा जो है SSP ऑफिस से के सामने तमंचा लेकर के घूमते हैं, लहराते हैं, उसके बारे में ये कुछ नहीं बोल सकते हैं। इनके अपने पार्टी के लोग लूट घसोट में मैं इनका जवाब देना चाहूंगा। कुछ नहीं बोल सकते हैं। इनके अपनी पार्टी के लोग मिल करके जहरीली शराब बिकवाते हैं, उसके बारे में ये कोई कार्रवाई करने के लिए नहीं बोल सकते हैं। और WHO के सर्टिफिकेट की बात जहां तक रही, तो ऐसा कोई भी सर्टिफिकेट WHO ने नहीं कहा, और WHO ने स्पष्ट मानक के रूप में कहा था कि अरे जाइए ना WHO की वेबसाइट को अभी लॉगिन कीजिए, वहां पर इतना बड़ा आर्टिकल पढ़ लीजिए। आप भी क्या राहुल बाबा की तरह ऑक्सफोर्ड से पढ़े लिखे हैं क्या, जहां पर राहुल बाबा का तो रिकॉर्ड है नहीं, आपका भी रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। करते हैं झूठी कांग्रेस के लोग। 30 साल से सत्ता से बाहर इसीलिए है क्योंकि एक परिवार की आप लोग जो चक्रव्यूह लगा रहे हैं, विदेशी गुलामी का आप लोग आदत में है। आप लोग, आपको कुछ नहीं आता, आप लोगों को सिर्फ झूठ बोलना आता है, फर्जी टूल किट बनानी आती है, सिर्फ दंगे कराने आते हैं, और आपकी काउंट नहीं कर रहा। क्षेत्रीय दल है, आप ही की पार्टी से आए हुए जितिन प्रसाद जी ने आज क्या कहा कि कांग्रेस आज के समय में क्षेत्रीय दल है। आपने दंगे फसाद भड़काने के लिए 2022 में तैयारी कर ली है। टप्पल की घटना याद कर लीजिए, ये आपकी षड्यंत्रों का काम है। एक भड़काता है, दूसरे के यहाँ करना हाथ और पहुंच जाता है कि मैं निकलने नहीं दूंगा। इस बात को ध्यान कीजिए, शर्म आनी चाहिए। जनता को आप बरगला रहे हैं, धार्मिक मामलों में झगड़े फसाद कराने की कोशिश मत कीजिए। ठीक है, एक सेकंड प्रोफेसर AK सिंह, बात नहीं कर सकते, रोजगार के बारे में बात नहीं कर सकते, शिक्षा। अरे रोजगार पे आ जाइए, अरे रोजगार पे आ जाइए, हम जवाब देते हैं ना आपको रोजगार का। अरे हम रोजगार का जवाब देते हैं भैया। 2012 से 2017 में समाजवादी पार्टी ने जो प्रदेश के अंदर रोजगार उपलब्ध कराया था 1,75,000 युवाओं को नौकरियां दी थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां दी है। एक सेकंड, एक एक करके, एक सेकंड, ऐसे आप दोनों बोलेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। प्रोफेसर साहब के पास हम चलेंगे। प्रोफेसर AK सिंह, आम आदमी पार्टी पे ये आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कि आपसे दिल्ली तो संभल नहीं रही, आप उत्तर प्रदेश में क्या करेंगे? आप लोग दोनों को चुप कराइए तब हम बोलेंगे। आप इन दोनों प्रोफेसर साहब की आवाज उठाएं। भाजपा के जो हमारे मित्र हैं उनको कहिएगा बीच में नहीं बोलेंगे, मैं उनका पूरा जवाब दे देता हूँ। इन्होंने ये कहा कि हमने शिक्षा पे कुछ नहीं काम किया। इनको शायद ये पता नहीं है कि हमने 8,000 अपग्रेडेड जो क्लासरूम्स हैं पूरे दिल्ली में, जो सरकारी स्कूल हैं उसमें अपग्रेड करने का काम किया, और आज वो सारे क्लासेस जो पहले थी और नई बनी है वो विश्व स्तर की हैं। मैं इनको चैलेंज करता हूँ,
ये गुजरात मॉडल लेकर आते हैं, गुजरात से लेके, यूपी से लेके पूरे देश में जो इनकी सरकारें चल रही हैं, आकर के वहां पर किसी भी स्कूल से कंपैरिजन कर लें, हम इनकी बात मान लेंगे। जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं जो दिल्ली के हैं, उन हॉस्पिटल में जब हमारी सरकार ने सत्ता संभाली थी तो 8,000 बेड थे, जो आज 25,000 बेड हैं, शायद इनको पता नहीं। मोहल्ला क्लिनिक, 400 मोहल्ला क्लिनिक नए खोले गए हैं, जिसमें 200 तक जो जांचें हैं वो फ्री हो जाएंगी, और 100 मोहल्ला क्लिनिक ऐसे खोलने जा रहे हैं जो महिलाओं के लिए स्पेशल खोली जा रही है। तो इनको तो ये पता ही नहीं है कहाँ है। हमने एक नई यूनिवर्सिटी खोली है जो कि टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, कि जिसमें जो है केवल स्किल्ड लोगों को पढ़ाया जाता है, स्किल टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। ऐसे करके कई स्कूलों का हमने अभी आगे प्रोग्राम बनाया है कि स्कूल भी खोलेंगे। और इनसे बोलिए बीच में न बोलें, क्योंकि इन सब की आदत है, बीच में बहुत बोलते हैं। हमने इनकी बात पे कोई काटा नहीं, हमारे जवाब का उनकी प्रश्न का जवाब ले लीजिए। तो शायद इनको पता नहीं, इन्होंने इतने बड़े बड़े आरोप लगा दिए कि ऐसा लगता है कि जैसे इन्होंने बहुत 30 मार की पार्टी का काम किया है। आप ये बताइए, अभी उत्तर प्रदेश में आगरा में पारस हॉस्पिटल का केस देखा है कि जहां पर जो है 22 लोगों को कैसे मार दिया गया। नोएडा में मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे हॉस्पिटल हैं जिन्होंने, जहां 1 लाख 2 लाख रुपए में कोरोना का ट्रीटमेंट होना चाहिए, 15-15 लाख रुपए लिए। अब जब पेशेंट ने कंप्लेंट किया तो वो कहते नहीं, इतने नहीं, 35,000 40,000 ज्यादा ले लिए और उन्होंने रिफंड करवाया। आपको मालूम होना चाहिए कि अगर कोई भी संस्था अगर फॉल्ट करती है, उस पर कार्रवाई होती है, पैसे वापस किए जाते हैं। ये सारे के सारे बीजेपी के नेताओं से जुड़े हुए हैं और ये जाकर के उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से लेके नोएडा प्राधिकरण पर आ जाइए, यहाँ इतना भ्रष्टाचार है, और जहाँ पर भ्रष्टाचार है वहां पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लाखों फ्लैट बायर्स हैं जिनके फ्लैट आज तक नहीं किया। 8,000 बेड से इन्होंने 24,000 बेड कर दिए। मैं इनको बताना चाहता हूँ, फिर बोलने लगे यार तुम सब, तुम्हारे सब की यही जाति है बीजेपी लोगों की। अरे चुप रहो, बकवास किए जा रहे हो, सुनते नहीं हो, बीच में बोल रहे हो, पुरानी आप बीच में मत बोलिए, के द्वारा ही बनाए गए थे। अरे चुप रहिए, आप बोलिए नहीं बीच में। आज यहाँ लोग मर गए, बीआरडी हॉस्पिटल से लेकर के जो बच्चे मारे गए ऑक्सीजन के बेले, और आगरा तक मारे गए, शर्म नहीं आती है? सारी चोरी कर लिया आपने सीपी चोरी की, आपने मीटर से चोरी किया, आपने गैस चोरी किया। सूर्या जी एक सेकंड सूर्या जी, 2022 की बात हो रही है, आप क्या दिल्ली का जिक्र करके वहां आम आदमी पार्टी को हराने के लिए लड़ेंगे, या आपकी क्या तैयारी है, आपने क्या काम किया, आपकी क्या उपलब्धियां रही, उस पर बात करेंगे? सूर्या मैथिल, एक सेकंड प्रोफेसर साहब, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास, सूर्या से जवाब लेना। खाना खा गए, बच्चों के जूता मोजा चोर कर गए। आप बकवास कर रहे हो बैठ करके यहाँ पर, बकवास पार्टी थोड़ी है। देखिए लहजे में बात कीजिए, जाहिल पार्टी नहीं है, गंभीरता के साथ अपने शब्दों की मर्यादा में रह के। सूर्या मैथिल नहीं, बीच में क्यों बोल रहे हैं? एक सेकंड प्रोफेसर साहब, दोबारा रहने दीजिए, चोरों की पार्टी को ज्यादा सुन लीजिए। अरे रहने दो चाचा, आप सुनो, पहले सुनना सुन लो। अरे प्रोफेसर सुन लो, झूठी हवाबाजी मत सुनो, पहले हमारी बात सुनो। तुम्हारी बात कोई नहीं सुनेगा, तुम जैसे फर्जी लोगों की बात क्यों सुनेंगे? झूठ फैला लिया, नहीं बोलने देंगे ना, क्यों बोलने देंगे? सुन लीजिए पूरी बात, बीच में बोला नहीं, पूरी बात हुई हमारी, पहले सुनो, पहले सुन लो। बलात्कारियों की पार्टी है, मंत्री से लेकर के विधायक तक बलात्कार करते हैं, दलितों को जला दिया जाता है, दिन में ही जला देते हो। देखिए नहीं, व्यक्तिगत ना हो, एक सेकंड, मुद्दे पे आइए सर, वापिस मुद्दे पे आइए, आप दोनों लोग मुद्दे पे आइए वापिस। एक सेकंड, दोनों को रोकूंगा मैं आप दोनों को रोकूंगा, समाजवादी पार्टी का रुख करेंगे। विनय जी एक सेकंड सर, मैं दोनों को रोकूंगा, दोनों की आवाज डाउन कीजिए। विनय मैं आपके पास आऊंगा। विनय, इस बार चुनाव में क्या मुद्दे हावी रहने वाले हैं? आपको क्या लगता है कि जो मौजूदा सरकार है वो किन उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी, और आपको लगता है कि जनता परिवर्तन चाहती है या आपके साथ आएगी? क्या मुद्दे इस बार रहने वाले जिनको आप आधार बनाकर सरकार को घेरेंगे? एक मिनट जरा मुझे समय दीजिएगा, मैं बोला नहीं, लोग जितना भी चिढ़ाड़ रहे थे, मैंने कुछ कहा नहीं है। मैथिली जी आपसे भी मैं अनुरोध करूंगा, बोलिएगा नहीं भी। अगर जरा भी मानवीय संवेदना हो, उससे शर्मसार हो रहे हो मैथिली शरण जी, तो कम से कम थोड़ा शर्म खाइए। जिस तरीके से गंगा में लाशें बह रही थी और आपकी पार्टी ने कहा कि लोगों ने जल विसर्जन कर दिया। अरे जल विसर्जन किनको किया जाता है? अगर हिंदुत्व के बारे में आपको ज्ञान है तो जल विसर्जन
किसी भी लाश का किस समय किन परिस्थितियों में किया जाता है। हजारों लाशें गंगा में तैरती रही सिर्फ इसलिए कि लोगों के पास जलाने के लिए लकड़ी नहीं थी, जगह नहीं था। और आपने कहा कि हम लकड़ी दे रहे हैं, लकड़ी कहाँ दे रहे हैं, किन जगहों पे दे रहे हैं? अगर लकड़ी देने की लोगों को जलाने का अंतिम संस्कार कराने की आप इतनी चाहत थी तो आप ब्लॉक स्तर पर प्रधानों को जिम्मेदारी दिए होते, तब जाकर के उनका अंतिम संस्कार होती। एक मिनट शांत रहिए, सिर्फ आप लोग झूठ बोलते हैं। अभी तक जितना झूठ इन्होंने बोला हमने सुना, इस चीज का मुझे चलिए अच्छा लगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के बराबर झूठ उनका हर एक कार्यकर्ता बोलता है। मैथिली शरण जी ने जितने भी झूठ बोला कि हमारे लोग जो है हमारे शासन काल में इतने बेरोजगारों को नौकरी मिली। आज कोरोना काल में ज्यादा से ज्यादा लोग बेरोजगार हुए, जो नौकरी कर रहे थे उनकी नौकरियां चली गई और शर्म नहीं आती है इनको भी कहते हैं कि हमने उनको नौकरियां दी हैं। किनको नौकरियां दी हैं? आज लोग दाने दाने को मोहताज है, कहते हैं हमने उनको खाना दिया। इनके मुख्यमंत्री बैठ करके जब आइसोलेशन में रहते हैं तो कहते हैं मौसम गुलाबी है, हर जगह गैस सिलेंडर भी है, ऑक्सीजन भी है, दवाएं भी है, बेड भी है। अरे शर्म नहीं आती है? उसी समय कई जगह पे ऐसे फोटो आए कि जिसका बाप मर रहा था उसके लड़के घुटनों के बल पे खड़े होकर के डॉक्टर से अपने बाप के जिंदगी की भीख मांग रहे थे। ऐसी तस्वीरें आई कि जिनके जो अपने बाप को कंधा देने के लिए जिन लड़कियों को आना पड़ा। ऐसी भयावह स्थिति उत्तर प्रदेश ने देखा है, जिसका संचालन करने में यह उत्तर प्रदेश सरकार पूर्ण तरीके से फेल हो चुकी है। आज उसने पंचायत चुनाव हो चाहे अपने जिद के आगे इसने ले जाकर के उत्तर प्रदेश को जिस रास्ते पर खड़ा कर दिया, आज उत्तर प्रदेश आपके मुताबिक जो उत्तर प्रदेश में जो कोरोना की स्थिति रही वो एक बड़ा मुद्दा बनेगा इस चुनाव में? अपने माँ बाप को खोया है। आज उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पास एजेंडा है, समाजवादी पार्टी ने काम किया है। एक काम भी मैथिली शरण जी गिना दे तो मैं कहता चैलेंज देता हूं, एक भी विकास का कार्य आप गिना दे तो हम मान जाएंगे कि आप चुनाव में जाने लायक है। आज ये अपने कुनबी को बचाने का काम कर रहे हैं। आज यह जो द्वंद्व छिड़ा हुआ है माननीय प्रधानमंत्री और माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बीच में, इस द्वंद्व में कौन जीते कौन हारे, इन चीजों की तैयारियां चली। उत्तर प्रदेश को इन्होंने बेसहारा छोड़ दिया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश इस पे जवाब लेंगे सूर्या जी से भी और अभिषेक के पास भी मैं जाऊंगा। हम बात कर रहे हैं 2022 की तैयारियों की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो तैयारी में जुटी है, लेकिन विपक्ष की क्या तैयारियां हैं ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक वरिष्ठ पैनल है हमारे साथ जिसमें सूर्या मैथिल हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, विनय सिंह हैं, अभिषेक वाजपेयी हैं, प्रोफेसर AK सिंह हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। और ब्रेक पे जाने से पहले विनय ने, प्रोफेसर साहब ने और लगातार अभिषेक भी घेरते रहे हैं यहाँ पे सरकार को उत्तर प्रदेश में और अपनी दावेदारी ठोकते रहे हैं। लेकिन सूर्या जी मैं आपके पास आऊंगा, क्या आपको लगता है कि इस बार का जो चुनाव होगा उसका जो सबसे बड़ा मुद्दा होगा वो कोरोना होगा और इस पे आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि विपक्ष लगातार इसी को आधार बना के आपको घेर रहा है? देखिए राजेश जी, मैं बताना चाहता हूं आपको भी और हमारे मित्रों को भी कि कोरोना में जो आपदा आई उस आपदा के अंदर कितने बेहतरीन तरीके से प्रदेश के अंदर जो प्रबंधन किया गया, चाहे वो प्रथम वेव थी उसमें भी और चाहे वो दूसरी वेव थी उसमें भी, उसमें प्रदेश के अंदर हर एक नागरिक को यह आत्मविश्वास था कि वो सुरक्षित है और वो इस आपदा में निकल पाएगा। उसका मैं ताजा उदाहरण आपको देना चाहता हूं। अभी इन्होंने, विनीत जी ने बहुत सारी बातें उठाई, उसका भी जवाब दूंगा। एक बहुत ही बारीक और सूक्ष्म उदाहरण देना चाहता हूं कि प्रदेश के अंदर जो पीडीएस सिस्टम होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस सिस्टम, जिसमें कि राशन की दुकानें होती है, जिन राशन की दुकानों से जनता को राशन दिया जाता है सरकार द्वारा खरीदकर रियायती दरों पर। उस पीडीएस सिस्टम के अंदर 97.6%, मैं कोट करना चाहता हूं दोबारा से, 97.6% जो दुकानें हैं उनमें बायोमेट्रिक मशीनों के द्वारा राशन की व्यवस्था की गई है। इससे एक तो बहुत ही ईमानदारी से पूरा राशन प्रदेश के लोगों तक पहुंच रहा है, साथ ही साथ क्वालिटी अच्छी है, उसके अलावा हर एक को उसके हक का राशन मिल रहा है। अब मैं विनीत जी के ऊपर आना चाहता हूं, जो ये बड़ी बड़ी बातें यहाँ कर रहे थे। वो कहते हैं ना, अधजल गगरी छलकत जाए छलकत जाए छलकत जाए, वो स्थिति इनकी है। इनके राज्य में प्रदेश के अंदर बाहुबलियों का राज था, कहीं अतीक अहमद संभालता था, कहीं मुख्तार अंसारी संभालता था, कहीं पर कोई बड़ा बाहुबली संभालता था।
आज की डेट में प्रदेश के अंदर ये पूरे देश ने और प्रदेश ने देखा कि जिस मुख्तार अंसारी के नाम का जलजला होता था पूरे पूर्वांचल के अंदर, आज वो पंजाब की रोपड़ में छुपा बैठा था और उसको बहुत तरह की बीमारियां थी। लेकिन जब वो उत्तर प्रदेश की सीमा में आया, माननीय योगी जी के प्रशासन ने उसको लाकर बांधा, जेल में ठूस दिया, तो वहां पर उसकी सारी बीमारियां ठीक हो गई और वो व्हीलचेयर से खड़ा होकर पैदल पैदल जेल के अंदर गया। मैं लाशों के ऊपर आना चाहता हूं, जो ये लाशों के ऊपर बार बार छाती पीटते हैं, मैं उन पे आपको कुछ ध्यान दिलाना चाहता हूं, जो कि इन लोगों ने बहुत ही मजाक बना दिया गरीब आदमी का, जो कि स्थिति इतनी खराब है और इस आपदा के अंदर इन्होंने बहुत ही ज्यादा अपमानजनक स्थिति कर दी प्रदेश के लोगों की। मैं पूछना चाहता हूं विनीत जी से, क्या विनीत जी 2015 के अंदर जब आपके अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, तो क्या उस समय में गंगा जी में लाशें नहीं तैर रही थी? क्या उस समय में गंगा जी के अंदर जो लाशें तैर रही थी, आज तक ने उसको कवर किया था? तब आपने क्या कहा था कि भैया ये तो हिंदू धर्म का रीति रिवाज है, जब सर्प काट लेता है, किसी जवान व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, किसी अविवाहिता नवयुवका की मृत्यु हो जाती है या किसी बच्चे की मृत्यु होती है, तो उस पे गंगा जी में जल समाधि दी जाती है। आपको जानकारी नहीं कि गंगा किनारे बसने वाले बहुत सारे संप्रदाय और बहुत सारे हमारे हिंदू धर्म के अंदर जो मतपंथ हैं, उनके अंदर लोग जल समाधि देते हैं। आपको इस बात की जानकारी नहीं है? आपको इस बात की जानकारी नहीं है कि आप मुख्यमंत्री काले ने भी एक ट्वीट किया था, जब 2015 का फोटो था और अब 2021 का फोटो था, कि उस समय भी इतने ही तीनों पार्टियों के प्रवक्ता आपकी इस बात का जवाब देना चाहते हैं। मैं चाहता हूं एक एक करके थोड़ी सी टिप्पणी ली जाए। विनीत जी, पहले आपका अभिषेक, आपका बड़ी गंभीर बात आपने कही है। दो मिनट, सिर्फ दो मिनट, बहुत शॉर्ट में सर, मात्र 90 सेकंड। मैं इनको एक कोट करना चाहता हूं, जिस आपने सुना ही होगा, बीबीसी की एक रिपोर्टर थी गीता पांडे जी, उन्होंने 2015 में एक आर्टिकल लिखा था, उसमें लिखा था कि गंगा जी में हिंदू अविवाहित महिलाएं तथा जवान पुरुषों एवं बच्चों को सफेद कफन में लपेटकर हमेशा बहने के लिए जल समाधि दी जाती है। और मैं इनसे भी पूछना चाहता हूं, तीनों प्रवक्ताओं से, अरे भैया हिंदू धर्म में कफन का रंग क्या होता है? कफन का रंग होता है सफेद। ये जो केसरिया कलर का जो कफन डालकर जो विपक्ष प्रोपोगेंडा फैला रहा है, झूठी फोटो दिखा रहा है, क्या ये हिंदू समाज नहीं देख रहा है? सब जान रहे हैं कि आप केवल ठीक है, हो गया, आ गई आपकी बात, आ गई। दोनों वो कहना कुछ कह रहे हैं। एक सेकंड विनय जी, पहले आपकी शॉर्ट में बोलिएगा सर, अभी बहुत कुछ पूछना है, बहुत से सवाल है जिन्हें जानना है। उसके बाद अभिषेक मैं आपके पास आ रहा हूं, माफी चाहूंगा। जल्दी से विनय जी। देखिए मैथिली शरण जी, चिंता मत कीजिए, इन्हीं जल विसर्जन के क्रम में आने वाले 2022 में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को जो है भू समाधि के रूप में स्थापित करेगी। बहुत जल्द यह समाधि जो है आपको भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। और शर्म नहीं आती है, आप जो है वह काल जो है सर्प काट करके लोगों को जो मरते हैं उनको उनका दाह संस्कार, और यह स्थिति जब हुई थी कि जब एक बार जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था अंग्रेजों के पहले, उस समय जो है या भारत पाकिस्तान के बंटवारे में गंगा में लाशें तैर रही थी, जब और आज की तारीख में गंगा में लाशें तैर रही है। शर्म आनी चाहिए, बेशर्मी की सारे हदें पार करके आप बात करते हो, शर्म नहीं आती? आप आंकड़े गिनाते हो कि किस तरीके के सर्प काटती है, क्या कौन लिखता था, कैसे लिखता था। आज जो स्थिति उत्तर प्रदेश की हुई है, जिस तरीके का त्राहिमाम उत्तर प्रदेश में रहा है, लोग दाने दाने कह रहे हैं कि सबको अनाज पहुंचता था, किस बायोमेट्रिक की दुकान से अनाज पहुंचता था, जो चने इन्होंने पिछले लॉकडाउन में इन्होंने दिया, उसको घोड़ा भी नहीं खा रहा था, उसमें इतने अकटे थे उसको घोड़ा भी नहीं खा रहा था। वह आदमी को खाने के लिए ये बेईमान भ्रष्टाचारी लोगों ने वह लोगों के बीच में अभिषेक आपकी टिप्पणी। शर्म नहीं आती है? अरे बेशर्मी के किस छत पे सवार होकर के आप बातें करते हो? जानेंगे अभी इससे आगे भी बढ़ेंगे, अभी बहुत कुछ है जो पूछना बाकी है। अभिषेक बहुत जल्दी से, उसके बाद प्रोफेसर साहब आपके पास आ रहा हूं मैं। शर्मसार भी नहीं होते, मानव संवेदना भी खत्म हो चुकी है आपकी। अभिषेक जी की परेशानी आप सभी लोग, हम अपने मित्रों से कहेंगे समझने की परेशानी उनकी समझें कि दरकती हुई जमीन, बिखरता हुआ जनाधार और खोता हुआ विश्वास, ये उनकी सबसे बड़ी परेशानी है।
इसलिए वो अभी उन्होंने बातों बातों में कम से कम सपा के माध्यम से उन्हें इस बात को सपा के ऊपर प्रहार करते समय इस बात को माना कि गंगा में जो लाशें तैर रही थी वो इनकी वजह से थी। अब इनको मैं एक एक करके छोटे छोटे पॉइंट बता दूं। जिस पीडिया सिस्टम की ये बात कर रहे थे, इनको बड़ी जिम्मेदारी के साथ मानना चाहिए था कि जिस पीडिया सिस्टम के अनुसार जो इनके कार्यकर्ता थे वो ब्लैक मार्केटिंग करके मध्य प्रदेश में कैसे राशन पहुंचा रहे थे बुंदेलखंड के माध्यम से, इसको भी वो बताते तो बड़ा फक्र होता है इनको। जिस मौतों के आंकड़ों की छुपाने की बात कर रहे थे, कैसे जब लाशें सामने आ रही थी, हर नदियों में सामने आई, तो मौतों के आंकड़ों को छुपाने के लिए बात हुई थी। इनकी जो व्यवस्थाएं थी वो पूरी हो नहीं पाई थी, इस वजह से सामने आ रही थी। और जिस सिस्टम की बात ये अभी कर रहे थे, अभी इन्होंने कुछ देर पहले ये कम से कम माना, अभी ये कहेंगे कि कांग्रेस कुछ भी नहीं करती है, अभी इन्होंने बातों बातों में आम आदमी के ऊपर प्रहार करते समय कहा कि जो बेडों की व्यवस्था थी वो कांग्रेस पार्टी करके गई थी। तो इन्होंने इस बात को भी कम से कम मैं बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि कम से कम इन्होंने इस बात को माना। ठीक। और सबसे बड़ी चीज ये है कि देखिए, कोरोना में जो आपातकालीन स्थिति हुई, हाँ। आपको इस बात को ध्यान रखना चाहिए था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग उत्तर प्रदेश के जा करके आप वहां पे बंगाल में प्रचार प्रसार करने पे लगे हुए थे। जिस समय एम्स के डायरेक्टर ने रणदीप गुलेरिया जी ने आगाह किया था कि उत्तर प्रदेश में ऐसी भयावह स्थिति आ सकती है, तब आप जाकर के प्रचार प्रसार कर रहे थे। आपने ऑक्सीजन पे ध्यान नहीं दिया, दवाइयों पे ध्यान नहीं दिया। माननीय प्रियंका गांधी जी ने ठीक है, इस पे जवाब लूंगा मैं अभिषेक। सैनिटाइजर भेजवाए और ऑक्सीजन सिलेंडर भेजवाए जो कि लोगों के लिए काम आए। ठीक है, एक प्रोफेसर एक साहब आप कुछ कह रहे थे। सर, आपने कोरोना पे इनसे प्रश्न पूछा और ये कहाँ की बात कर गए कि पीडीएस सिस्टम कैसा है कैसा नहीं है। मैं आपको गौतम बुद्ध नगर जिले का पीडीएस सिस्टम बता रहा हूँ। अभी 6 करोड़ रुपए का घोटाला इसी पीडीएस सिस्टम में पकड़ा गया था और ऐसे ही घोटाले पूरे प्रदेश में पकड़े गए हैं। लेकिन आकर के जिस तरह से इन्होंने ये बखान किया है, ये साबित करता है कि कितने बड़े झूठे हैं। साथ साथ इन्होंने ये कहा कि 2015 में सांप काटने से मौतें हुई थी और उसे भी गंगा में बहाया गया। तो क्या इनसे ये हम पूछना चाहते हैं कि क्या हर 5 साल बाद सांप काटता है क्या? 2015 में काटा, फिर 2020 में, 21 में आकर के काटा। इन बीच में सांप कहाँ गायब हो गए? सांप नहीं काटते थे, लोग नहीं मरते थे, लोग नहीं गंगा में दफन करते थे। अरे कुछ तो शर्म करिए भाई, कुछ तो अपनी को मानिए कि नहीं हम फेल हो गए कोरोना में, हम कोरोना मैनेजमेंट नहीं कर पाए, हम आपको माफ कर देंगे, जनता माफ कर देगी। लेकिन इतना झूठ बोलने की क्या जरूरत है? आपके सामने हॉस्पिटलों में किस तरह से हॉस्पिटल के सामने जो है लोग मरे हैं। मैं आपको नोएडा का केस बता रहा हूँ राजेश जी। यहाँ पर जो शमशान घाटों में जली हैं लाशें, उन लाशों में से 3000 ऐसी लाशें थी जो कि कोरोना के कारण मरे हुए लोगों की लाशें जलाई गई। लेकिन जो प्रशासन गौतम बुद्ध नगर का है वो बताता है कि केवल 350 ही कोरोना से मृत्यु हुई है, जो हॉस्पिटल के डेटा हैं। हॉस्पिटल के डेटा के अलावा इनके पास कोई ऐसा गांव का डेटा नहीं है जो लोग कोरोना से मर गए और उनको कोरोना के नाम पर इन्होंने दर्ज नहीं किया। तो आपको भी लगता है कि इस 2022 का जो चुनाव होगा उत्तर प्रदेश में, उसमें एक जो सबसे बड़ा मुद्दा होगा वो कोरोना बनेगा कि किस तरीके से सरकार निपटी, उस पर आप लोग कमियां गिनवाएंगे, सरकार अपनी उपलब्धि बताएगी कि हमने कैसे डील किया। कोरोना सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है। कोरोना जो है इनकी पूरी सिस्टम को उजागर करके रख दिया है। ये जरूरी नहीं है, हॉस्पिटल की बात नहीं है, मैनेजमेंट की भी बात है। क्योंकि जो टीम 11 इन्होंने बनाई थी, उस टीम 11 ने शुरुआती दौर में जिस तरह से सीएमओ से परमिशन लेकर के और फिर हॉस्पिटल में दवाइयां देने का प्रचलन किया। अभी जो आपका ब्लैक फंगस का केस हुआ कि जिस तरह से दवाइयां देने के लिए जो है कमिश्नर से परमिशन लेने की इजाजत लेनी पड़ रही थी, ये सब दर्शाता है कि इनके पास कोई मैनेजमेंट नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति कर सकते हैं, हिंदू मुस्लिम में दंगा करा के मरवा करके। और इनके प्रधानमंत्री महोदय से इमरान खान की चाइना की दोस्ती है, वहां पर कुछ उसका देंगे और हमारी सरहद पे तनाव हो जाएगा, 2-4 सैनिक मार देंगे, मरवा देंगे, उसी पे चुनाव लड़ेंगे। बहुत शॉर्ट में टिप्पणी कीजिएगा, क्योंकि अभी आपने बोला था लेकिन आप कह रहे हैं कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत शॉर्ट में टिप्पणी कीजिएगा। उसके बाद मैं सूर्या मैथिल के पास जाऊंगा और अभी कई सवाल है जिनके जवाब देंगे। ओवैसी को बुला लाएंगे, यहाँ पर जो है कोई दंगा भड़का देंगे, इस पर करेंगे। जो मुद्दे होंगे उनको लेकर के
सामने आएंगी, युवाओं के मुद्दों को लेकर के सामने आएंगे। सबसे बड़ी चीज जो है वो हमारे महिलाओं की इज्जत ताकार हो रही है, सुरक्षा का मुद्दा, उनको लेकर के हम जरूर सामने आएंगे। और इनको मैं एक चीज मैथिली शरण जी को और बता दूं कि इन्होंने कुछ देर पहले बजट की बात कही थी। जो गवर्नमेंट आती है वो अपना बजट बढ़ा करके देती है, लेकिन इन्होंने स्वास्थ्य के मामले में बजट ही घटा दिया था। तो ऐसी सरकार से क्या बात करना और क्या पक्ष ले रहे हैं मैथिली शरण जी, जिन्होंने स्वास्थ्य के बजट को ही कम कर दिया, शिक्षा के बजट को ही कम कर दिया। सूर्य मैथिल, इस बार सबसे बड़ी चुनौती क्या रहने वाली है? क्योंकि 2017 के चुनाव और 2022 के चुनाव बिल्कुल होंगे, अलग होंगे। क्योंकि अभी हमने देखा बंगाल चुनाव के जो आप लोगों को उम्मीद थी वो नतीजे नहीं आ पाए, पंचायत चुनाव में जो उम्मीद थी वैसा नतीजा नहीं आ पाया। अब 2022 का जो चुनाव आने वाला विधानसभा का, उसमें बड़ी चुनौती क्या रहने वाली है आपके लिए? देखिए राजेश कुमार जी, आप बार बार जो बंगाल का जो यहाँ पे कथन कहा जा रहा है, मैं आपको बता दूं और पूरे देश को पता है कि बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने 3 सीटों से बढ़कर 77 सीटें प्राप्त की हैं और साथ ही साथ हमारा मत प्रतिशत 39% पहुंच गया है। और ये एक अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक है कि एक पार्टी जिसका कि 3 विधायक हों वो सीधा जाके मुख्य विपक्षी दल बन जाता है। और वहां पर जो कांग्रेस के लोग बार बार बात कर रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि वहां तो आपकी जमानतें भी जब्त हो गई हैं सर। जहां पर आप सत्ता में थे वहां पे आपकी जमानतें जब्त हो गई हैं, तो आपको तो कुछ बोलने का हक भी नहीं है। और दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूं आपको कि इस समय में जो कर सकते हैं कि दूसरे की पार्टियों से लोगों को तोड़ करके अपनी पार्टियों में मिला करके सिर्फ चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि आपके पास मादा ही नहीं है चुनाव लड़ने का। इस बात को अपने आप में स्वीकारिए, क्योंकि आपका नेतृत्व की कमी है, हमारे पास तो नेतृत्व का भंडार है। पार्टी के श्रीमान नेताजी, आपके समय में मैं नहीं बोला। मेरा आपसे निवेदन है कि विदेशी डीएनए वाली पार्टी के नेताओं से हमको सबक लेने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी सबक, अपनी जानकारी अपनी जेब में रखिए। अब सुन लीजिए, जो उत्तर प्रदेश की जो बात हो रही है कि उत्तर प्रदेश में क्या होगा और क्या नहीं होगा, तो मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं और इस चैनल पर बोल रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाले अभिषेक एक सेकंड जवाब ले लेते हैं। पार्टी 320 सीटों से ज्यादा सीटें प्राप्त करेगी और पुनः योगी जी पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश की सत्ता पे असीन होंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बुआ और बहुआ का गठबंधन भी देखा है, उत्तर प्रदेश ने कांग्रेस का शासन भी देखा है, उत्तर प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी का राम राज्य भी देख लिया है, जहां पर कि 3 तलाक को बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने लागू किया, लव जिहाद को लागू किया, साथ ही साथ गुंडों का सफाया कर दिया। या तो उन्होंने प्रदेश छोड़ दिया या हम लोगों ने उनको दुनिया छोड़ा दी। तो ये बातें हैं, प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, 1001% बनेगी, पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी दोबारा से मुख्यमंत्री बनेंगे। और आज जो प्रदेश भारत के अंदर सूर्य जी आप हवाई बात कर रहे हैं कि फिर से सरकार आएगी, फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनेंगे। मैं आपसे मुद्दों की बात कर रहा हूं कि आपके लिए बड़ी चुनौती क्या रहने वाली है? ठीक है, वो बनेंगे, हर पार्टी अपना दावा करता है, लेकिन इस बार जितना चुनाव अलग होगा, टक्कर जो है आपको लगता है समाजवादी पार्टी से इस बार होगी, अलग क्या होगा और क्या उम्मीद है आपको? कोई चुनौती नहीं है। राजेश जी एक बात बताइए, जिन नेताजी को इतना ना पता हो कि जो विमान रफेल उन्होंने देखा कि 2 सीटर प्लेन जो ट्रेनी प्लेन था उसमें 2 सीटें हैं, उनको इतना नहीं पता था कि ट्रेनी प्लेन क्या होता है और 1 सीटर फाइटर जेट क्या होता है। उनको जनता ने कहां एक्सेप्ट करना है। इस बार के पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार से प्रचंड बहुमत के साथ पंचायत चुनाव में वापसी की है, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। ये लोग किसानों को बरगलाकर जिस प्रकार से अपने सत्ता को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे, वहां भी ये फेल हो गए हैं। किसान भी जान गए हैं कि ये चोर है, किसान भी जान गए हैं कि इन लोगों ने सिर्फ फंसाया है। तो इस स्थिति में विनय सिंह, भारतीय जनता पार्टी ने अपना दावा कर दिया है कि योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री बनेंगे, बीजेपी की किसी सरकार आएगी, बहुमत से सरकार आएगी। आप लोग अब खुद को कहां देख रहे हैं, अपने आप को कहां देख रहे हैं? क्योंकि आप जो कमियां बता रहे हैं उस पर तो पूरी पर्दादारी हो रही है, वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं, जनता हमारे साथ है और वो हमारे साथ ही जाएगी। तो आपको क्यों लगता है कि नहीं कुछ परिवर्तन होगा या फिर जनता बदलाव चाहती है? कहां कमी रह गई, किन मुद्दों के साथ आप चुनाव में जाएंगे? महाराज महिला शोषण, मसाज पार्लर जैसे विद्यालय खोले हैं जो माननीय चिंदियानंद जी महाराज जिसको संचालित करते हैं, ऐसे
करके इन्होंने उत्तर प्रदेश को बदनाम और खराब करने का काम किया। हमने वेदांता जैसे हॉस्पिटल लखनऊ से लेकर के कई जगह हमने खोले हैं। हमने राजेश जी, विनीत जी को शायद याद नहीं है कि इनके जो सुप्रीमो थे मुलायम सिंह यादव जी, उन्होंने क्या कहा था मंच पर खड़े होकर कि भैया लोगों में गलती हो जाती है, ये बातें बना रहे हैं महिला सुरक्षा के नाम पे, जिनके निर्मली में बसपा की सुप्रीमो मायावती जी एक दलित की बेटी के कपड़े फाड़ दिए थे। ये यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोगों को, वहाँ पर पार्टी के विधायक हरिशंकर द्विवेदी ने वहाँ पर दलित की बेटी की रक्षा की थी। याद कर ले, लंबी लंबी बातें कर रहे हैं। एक सेकंड, एक एक करके सूर्या जी, मैंने आपको पूरा वक्त दिया, मैंने अभिषेक आपको पूरा वक्त दिया, अभी विनय जी का टर्न है, वो बोलेंगे। विनय जी आप अपनी बात रखें, एक एक करके अपनी बात को रखें। जी हेलो जी विनय, मैं आपको सुन पा रहा हूं। हाँ, ये देखिए अभी ये चिल्ला रहे हैं क्योंकि इनको दर्द हो रहा है। इन्हें मालूम है कि इन्होंने क्या किया उत्तर प्रदेश में। हमने आपको बताया ना कि इन्होंने सिर्फ महिलाओं के इज्जत को तार तार किया है अपने नेताओं के द्वारा। ऐसे बहुत से नाम है जो ये कहते हैं ना कि महिलाएं सुरक्षित हैं, महिलाएं इस सरकार में अपने आप को सुरक्षित, कोई सुरक्षित नहीं। आपने हाथरस कांड देखा, आपने कई कांड ऐसे देखे जहां पर महिलाओं की इज्जतों को तार तार किया गया। हमने बिजली के क्षेत्र में काम किया, हमने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है, हमने चिकित्सा के क्षेत्र में काम। ये बता दें कितने विश्वविद्यालय इन्होंने खोले हैं, कितने इन्होंने सब स्टेशन का निर्माण किया है। बिजली विभाग एक भी काम नहीं किया। इन्होंने सिर्फ उत्तर प्रदेश को बदनाम और उत्तर प्रदेश को कंगाल करने का काम किया है और यहाँ के किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर करने का काम किया है इन्होंने। आज ये जो क्या कहते हैं, जो पशु जो है जिस तरीके से फसलों का नुकसान कर रहे हैं, आप जाकर के गांव में पूछिए, आज लोग फसल लगाने के लिए चिंतित है, क्योंकि अगर वो वहां पर खड़े होकर के डटे रहेंगे रात भर, तब वो जाकर के कोई फसल लगा सकते हैं। आज अगर वो क्या कहते हैं कि लोहे का अगर बाढ़ लगा दे, अगर कोई फसल उस पर जाकर के कोई पशु मर जाता तो उसके लिए भी FIR भारतीय जनता पार्टी के सरकार में किसानों के ऊपर किया जाता है। क्या किया इन्होंने? कोई काम नहीं किया है। ये बेशर्म लोग हैं, शर्म नहीं आती है। जिनके नेता, बड़े नेता, अगुआ नेता चिन्मय आनंद महाराज स्वामी जैसे लोग आज इनके पार्टी में है। आप भी जानते हैं कि किस तरीके से चिन्मयानंद को बचाने का काम हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने किया था। यह पूरा उत्तर प्रदेश जानता है, तभी इस तरह से बेशर्मी से बात कर रहे हैं। शर्म नहीं आती है। वो बच्चियां किसकी माँ बहनें थी, किसकी बहनें थी? आज वो हमारे उत्तर प्रदेश की ही थी जिनके साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है। प्रोफेसर AK सिंह, वक्त भी कम है, मैं आपके पास आऊंगा। आपको क्या लगता है क्या मुद्दे यहाँ पे उत्तर प्रदेश में हावी रहने वाले हैं? क्योंकि हर पार्टी देखिए अपने अपने दावे करती है, अपने अपना वोट बैंक है, उसका अपनी रणनीति है, अपना तरीका है चुनाव लड़ने का। लेकिन आप लोग चूंकि दिल्ली में आपकी सरकार है और दिल्ली मॉडल का जिक्र बार बार कर रहे हैं, आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश जिसकी भौगोलिक स्थिति अलग है, जिसके राजनीतिक समीकरण अलग हैं, जिसके जाति समीकरण अलग हैं, वहां पर दिल्ली मॉडल काम कर पाएगा या फिर यहां पर आपको कुछ और लेके चुनाव में उतरना होगा? राजेश जी, एक आदमी को खाना चाहिए, चाहे वो दिल्ली का आदमी हो चाहे उत्तर प्रदेश का हो। उसको रहने के लिए मकान चाहिए, बिजली पानी चाहिए, जो उसकी मूलभूत जरूरत है वो चाहे उत्तर प्रदेश का हो, दिल्ली का हो, गुजरात का हो, सबको एक जैसी चाहिए। तो भौगोलिक माहौल चाहे जो हो, लेकिन आदमी का जो जरूरत है वो एक ही होती है। और मैं आपको बहुत कम संक्षेप में बताता हूँ कि अभी एक सर्वे हुआ था कि जो पार्टियों के अपने पेज हैं, फेसबुक पेज हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी का है, आम आदमी पार्टी सबका है, इस पर सबसे ज्यादा युवाओं ने, अगर नंबर के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा सर्च करने वाला जो पेज है वो आम आदमी पार्टी का है। उसके नीचे भाजपा और बाकी सभी पार्टियां हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो युवा हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उनका सिग्नल कहाँ है, वो किसको सर्च कर रहे हैं, वो किसमें भविष्य देख रहे हैं। आज के युवा में, आज आप जाइए तो आम आदमी पार्टी की चर्चा होती है कि दिल्ली में जैसे परिवर्तन हो गए हैं वैसे उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो सकते। चलिए, वक्त मेरे पास कम था और मैं आपको इतना कहता हूं कि आने वाले दिनों में
नंबर 1 की पार्टी आम आदमी पार्टी बनेगी। चलिए, ये जनता तय करेगी, जनता किसके साथ गई, किसको कितने नंबर पे रखा। लेकिन बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए प्रोफेसर AK सिंह, अभिषेक वाजपेयी, विनय सिंह और सूर्या मैथिल जी, इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। तो बात 2022 की हुई, बात चुनावी मंथन की हुई, बात रणनीति की हुई कि आखिर 2022 में क्या होने वाला है। हर दल के अपने दावे हैं, देखना होगा आखिर में चुनाव तय करेगा जनता किसके साथ गई और किसके खिलाफ गई।